अच्छा जी, आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी मसूद बेटा, आपने फेसबुक का ग्रुप अगर ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर भी हैं अलग अलग और एलएमएस पे भी अलग अलग है। प्ले लिस्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन यार फिर उसमें ना मुझे बार बार काम करना पड़ता है। मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करके हाथ के हाथ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है ना कि एलएमएस पे होना चाहिए, तो एलएमएस पे मैं फौरन अपलोड कर देता हूँ होपफुली। तो आप एलएमएस पे से जाके लेक्चर वाइज वहां से देख सकते हैं। सही है, एलएमएस पे प्रॉपर आपको मिल जाएगा। वैसे तो रोज ही कर देता हूँ, कभी एक आध दफा कुछ हो जाए अगर आगे पीछे, वरना मैं क्लास के दौरान अभी भी मैंने दोनों जो लेक्चर हुए हैं वो ब्रेक में मैंने यही काम किया है। अच्छा जी, अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर 1 बेसिकली वही है जो इंट्रोडक्शन वगैरह की बातें हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि कोर्स से रिलेटेड हमारी थोड़ी चीजें आगे बढ़ सके। ये इसकी बुक है, ये मैंने बुक अपलोड भी कर दी है। मैं ये वाली बुक फॉलो कर रहा हूँ, सेकंड वाली, अ मॉडर्न अप्रोच बाय स्कॉट रसेल एंड पीटर नॉर्विक। थर्ड एडिशन है शायद इसका। तो एडिशन तो आप लेटेस्ट यूज कर लें, एक आध चीज ही अपडेट होती है, ज्यादातर चीजें वही होती हैं। ये एलएमएस पे अपलोड भी है। ईमेल एड्रेस मेरा लिखा हुआ है। ईमेल एड्रेस के अलावा आप वैसे भी कांटेक्ट कर ही लेते हैं। ये मैंने कोई असाइनमेंट का ब्रेकअप नहीं लिखा हुआ। मिड टर्म जो है वो 25 नंबर का मैं लेता हूँ, तो मैं अभी अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। मिड टर्म मैं 25 नंबर का लेता हूँ, और कोई असाइनमेंट मिला के 20 मार्क्स के हैं। तो ये देखें कितने नंबर बन गए हैं। मिड टर्म हो सकता है 20 नंबर का हो जाए, तो क्लास पार्टिसिपेशन के 5 नंबर। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। फाइनल 40 मार्क्स का हो जाएगा। अच्छा जी, लर्निंग आउटकम्स मैंने बता दिए आपको, एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। अटेंडेंस का भी मैं बता चुका हूँ कि अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है कोर्स के अंदर। एक तो आपके एग्जाम में अपीयरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा अगर आप क्लासेस प्रॉपर लेंगे, मेरी बातें सुनेंगे, तो लाइव इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे और आपको सब समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले काफ़ी सारी एप्लीकेशन बता चुका हूँ, दे दूंगा। काफ़ी थोड़ी देर पहले मैं आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ी और एप्लीकेशन की डिस्कशन कर लेते हैं। ऑल दो के ये तमाम एप्लीकेशन आपने सुन ली होंगी, लेकिन थोड़ा सा हम एआई के पर्सपेक्टिव से इसको बात कर लेते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सेल्फ ड्राइविंग कार्स। हैव यू एवर हेard ऑफ कार्स दैट ड्राइव विदाउट अ ड्राइवर? अब आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। ये 3-4 साल पुरानी बात अगर मैं करूं, या 5 साल पुरानी बात करूं, तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगती थी, हमें यकीन नहीं आता था। चले, हमें तो आदत था। जो नॉन टेक्निकल लोग या नॉन कंप्यूटर साइंस के बंदे होते थे, उन्हें समझ में नहीं आती थी ये चीज़ें, कैसा हो भी सकता है। लेकिन अब आपके सामने है कि गाड़ियां जो है रोड पर घूम रही हैं। टेस्ला वगैरह की एग्जाम्पल है, और उबर ने तो 3-4 साल पहले ही एक डिलीवरी भी कर दी थी ट्रक की, जिसकी बाकायदा वीडियो वगैरह मौजूद है यूट्यूब पे। तो ये चीज़ पॉसिबल है। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? पूरा कंप्लीट एआई का सिस्टम चाहिए। अब आप देखें ना, अगर आप एक गाड़ी बना रहे हैं जिसमें ड्राइवर नहीं है, तो आप वो तमाम चीज़ें चाहते हैं
जो कि एक ड्राइवर खुद कर सकता है। तो ड्राइवर देख सकता है और देख के चीजों को पहचान सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो आपने क्या किया, आपने कैमरा लगाया, इमेज प्रोसेसिंग के जरिए पूरा ड्राइवर वाला काम करवा दिया, ऐसे ही है ना। अब इमेज को रिकग्नाइज करना, सीन को समझना, कहाँ पर सिग्नल है, कहाँ पर सिग्नल नहीं है, कौन से जगह पर आप हैं उसको समझना, ये तमाम चीजें मशीन लर्निंग में, सॉरी, इमेज प्रोसेसिंग के जरिए हो गई। फिर जहाँ डिसीजन लेना है कि 4 रास्ते हैं, कौन सा रास्ता बेस्ट है, तो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लग गया। किसी से कम्युनिकेशन करनी है गाड़ी ने, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, स्पीच रिकग्निशन हो गया, वॉइस रिकग्निशन हो गई, ये तमाम चीजें हो गई। तो पूरा एक कंप्लीट एआई सिस्टम है जिसके अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार। अगर आगे बात करें तो द शेफ विद द मोस्ट रेसिपीज इन द वर्ल्ड, ये एक एप्लीकेशन है कि जो कि आप उसको इंग्रेडिएंट्स बताएं, आप उसको इंग्रेडिएंट्स बताएं, वो आपको बता देगा रेसिपी कि ये खाने इससे बन सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीजें बता देगा। इसके लिए भी कोई, अब मैं बता रहा हूँ ना, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ना इस कोर्स की, ये तमाम एप्लीकेशन बहुत पुरानी हो गई, लेकिन इनको हमें पता होना चाहिए कि यार ये काम कैसे कर रही है। किसी एक स्टूडेंट को भी अगर आइडिया नहीं है तो हमें उसको देना पड़ेगा। और जो ये तमाम चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं, इसमें क्या है कि भाई इंग्रेडिएंट्स आप बता दें उसको खाने के, और वो आपको बता देगा कि कौन सी चीज बन सकती है और कैसे बन सकती है, स्टेप्स बताएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, डेटा सेट चाहिए। पहले उसको पता हो कि किस किस तरह के खाने दुनिया में मौजूद है और उनके क्या क्या रेसिपीज होती हैं और उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और क्या क्या टाइम लगता है, तो फिर वो आपको उसमें से बेस्ट मैच करके आपको आंसर देना शुरू कर देगा। इसी तरीके से अगर आगे एप्लीकेशंस की बात करें, फोटोग्राफ दैट्स बिकम परचेज, ये भी आपको पता ही है कि आप अमेजन की वेबसाइट पे आपको कोई चीज पसंद आ गई है, उसकी पिक्चर ले लें और अमेजन की वेबसाइट पे उसकी पिक्चर डाल दें, वो उससे सिमिलर फोटो आपको मैच करके ला देगा। आपको पता है कि गूगल फोटोज में भी ये काम हो रहा है और सब जगह ये काम हो रहा है। अब तो ये कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि फेसबुक पे हम टैगिंग करते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे हो रही है कि जो हमारे फेस वगैरह टैग हो जाते हैं, हालांकि रीसाइज हुई भी होती है इमेजेस, डिफरेंट जगहों पे हमारा डिफरेंट फेस होता है, डिफरेंट साइज का होता है, लेकिन फिर भी वो हमें टैग कर देता है, क्योंकि उसके पास हमारा डेटा मौजूद है। क्योंकि उसके पास हमारा डेटा मौजूद है, तो वो उस डेटा के ब्याह पे क्या करता है, हमें टैगिंग करता है। कोई आपकी पिक्चर फेसबुक पे लगा दे तो वो भी आपको टैग कर देता है कि उसकी पिक्चर में आप मौजूद हैं, कि आप अपने आप को टैग करना चाहते हैं। तो तमाम चीजें क्या है, इमेज प्रोसेसिंग के जरिए डिसीजन मेकिंग होती है। मतलब इमेज प्रोसेसिंग के जरिए सारा काम हो रहा है और फीचर्स वगैरह निकल रहे हैं, जो चीजें काम की है वो निकल रही है, और उसके बाद मशीन लर्निंग क्या कर रही है, डिसाइड करके बता रही है कि ये चीज इस कैटेगरी में लाई करती है या नहीं करती। इसी तरीके से एआई सुपर ह्यूमन डॉक्टर, मैंने आपको बताया था कि आप इसको बीमारियां बताएं, आप उसको सिम्टम्स बताएं और ये आपको पेशेंट की डिजीज को प्रेडिक्ट कर दे। बहुत सारी एप्लीकेशन है, देखें ईमेल फिल्टर्स इन जीमेल, जो ईमेल के फिल्टर्स बने हुए हैं जीमेल के अंदर, प्राइमरी हैं, प्रमोशंस हैं, सोशल हैं, कैसे हो रहा है, सारा काम मशीन लर्निंग और एआई के जरिए हो रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या कर रही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपकी ईमेल्स को रीड करके उसमें से कीवर्ड्स निकाल के मशीन लर्निंग को दे रही है। मशीन लर्निंग क्या कर रही है, डिसीजन ले रही है क्लासिफिकेशन के जरिए कि कौन सी चीज किस कैटेगरी में लाई करती है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सारी बातें मैं पिछले क्लास में भी कर चुका हूँ, पिछले सेक्शन में, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड के रेफरेंस से बता रहा हूँ। ये सारी एप्लीकेशन वही है जो आप अभी इतनी देर से सुन रहे थे। अब मशीन लर्निंग का काम है डिसीजन लेना। मशीन लर्निंग को इनपुट चाहिए, इनपुट कौन दे रहा है, कभी एनएलपी दे रही है, कभी इमेज प्रोसेसिंग दे रही है, कभी स्पीच रिकग्निशन दे रही है, ये डिपेंड करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको एक डॉक्यूमेंट है उसकी कैटेगराइजेशन करनी है, एक डॉक्यूमेंट है उसकी कैटेगराइजेशन करनी है, एक डॉक्यूमेंट है उसकी कैटेगराइजेशन करनी है, तो डॉक्यूमेंट तो टेक्स्ट की फॉर्म में, तो मशीन लर्निंग को तो फीचर्स चाहिए, तो मशीन लर्निंग को टेक्स्ट में से फीचर निकाल के कौन देगा, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगी, उसमें से क्या करेगी, उसमें से क्या करेगी, उसमें से आपके काम के फीचर्स निकाल के दे देगी और इररिलेवेंट हटा देगी। अब मशीन लर्निंग को इनपुट मिलेगा, अब मशीन लर्निंग को इनपुट मिलेगा किस फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में। अब मशीन लर्निंग क्या करेगी, वो जो टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट मिल रहा है उस पर कोई सुटेबल एल्गोरिथम लगाएगी और डिसीजन लेके बता देगी कि ये गिवन चीज जो है इंटरटेनमेंट में लाई करती है, साइंस में करती है, साइंस की कौन सी फील्ड में करती है, या शोबिस में करती है, या स्पोर्ट्स में करती है, व्हाटएवर, या पॉलिटिक्स में करती है। तो मशीन लर्निंग को तो इनपुट चाहिए, इनपुट देने के लिए अलग अलग फील्ड हो सकती हैं। जैसे इमेज प्रोसेसिंग तमाम इमेज से रिलेटेड मामला पे काम करेगी,
अब आपने क्या करना है, आपने 50 पिक्चर्स देनी है और उससे पूछने बताए कौन सा स्टूडेंट कौन सा है, तो मशीन लर्निंग डिसीजन तो ले सकती है, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग उसमें से फीचर्स निकाल के देगी। समझ रहे हैं? इसी तरीके से मशीन लर्निंग को आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए और बोला कैटेगराइजेशन कर दो, बताओ कि शेक्सपियर का कौन सा है, अल्लामा इकबाल का कौन सा है। तो मशीन लर्निंग को उस फॉर्म में इनपुट चाहिए जिस फॉर्म में वो काम कर सके। वो कौन काम करके देगा? एनएलपी करके देगी। ठीक है, मशीन लर्निंग को आपने वॉइस सिग्नल दिए बहुत सारे, उस पर स्पीच रिकग्निशन की बात आ गई। तो ये तमाम चीज, मशीन लर्निंग का ताल्लुक किस चीज से? प्रिडिक्शन से, क्लासिफिकेशन से। स्मार्ट रिप्लाईज इन जीमेल, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूँ कि जैसे ही आपकी ईमेल आती है तो वो ईमेल रीड करके आपको पहले से सजेस्ट कर रहा होता है। जैसे फेसबुक पे भी अब है कि किसी ने कोई पोस्ट लगाई शादी की, एंगेजमेंट की, या जॉब की, या किसी सक्सेस स्टोरी की, तो आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो आपको सजेशन आ रहा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस और कॉन्ग्रेट्स और इस तरीके की जो चीजें आती है, ग्रेट, इस तरीके की जो सजेशन आ रहे होते हैं, वो कैसे आ रहे होते हैं? वो स्मार्ट रिप्लाईज से आ रहे होते हैं। समझ रहे हैं? ईमेल में भी हो रहा होता है। मैं तो फेसबुक की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने फेसबुक की एग्जांपल भरी पड़ी है, अदरवाइज ईमेल के अंदर भी ऐसा है। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट पे आपको जॉब्स रिकमेंडेशन हो रही है, ठीक है, आपको चीजें सजेस्ट हो रही है, सब कुछ एआई से हो रहा है। तो अगेन इट्स इट्स लाइक कि भाई आपको ये तमाम चीजें पता है, लेकिन मैं एक समराइज करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये इन तमाम चीजों से आप रोजमर्रा की जिंदगी में गुजरते हैं। देखिए चैट बॉट्स है, चैट बॉट्स जो होते हैं कुछ ऑनलाइन होते हैं, जो कि चैट बॉट्स होते हैं, ऑनलाइन चैट नहीं हो रही होती, उस पर आपको स्मार्ट रिप्लाईज मिल रहे होते हैं, आप कुछ बोलते हैं, आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेहतर से बेहतर आंसर मिलने की कोशिश हो रही होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फूड पांडा, वहाँ तो फिजिकल लोग बैठे हुए होते हैं ना, मैं चैट बॉट की बात कर रहा हूँ जो फिक्स होते हैं। ठीक है, कुछ मैसेजेस ऐसे आ रहे होते हैं, कॉन्टेक्ट समझते हो रिप्लाई कर रहे होते हैं, ये तमाम चीजें हो रही है। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एप्लीकेशन जो है, ये 2017 की बात है कि फेसबुक प्रोएक्टिव डिटेक्शन, फेसबुक लॉन्च ऑफ प्रोएक्टिव डिटेक्शन फीचर्स दैट स्कैन पोस्ट टू डिटेक्ट पैटर्न्स दैट मे इंडिकेट यूजर मे बी कंसिडर्ड सेल्फ हार्म। देखिए अब दो तरह की चीजें हैं, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि फेसबुक पे अगर आप कोई पोस्ट शेयर कर दें तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आप 1 महीने तक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ इस तरह की पोस्ट जिसको लोग रिपोर्ट कर दें, और रिपोर्ट इन सेंस कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। ये बात से कोई इस फेस से कोई गुजरा है? क्या इस फेस से कोई गुजरा है आज तक कि किसी पे रिस्ट्रिक्शन आई हो, किसी की पोस्ट डिलीट हो गई हो? ठीक है, बहुत सारे लोग गुजरे हैं यार, मतलब जरूरी नहीं। जैसे अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने उनकी पिक्चर लगा दी थी, उनकी सोयम की, उनकी उनकी जनाजे की वीडियो लगा दी थी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट एडमिन अप्रूव करेगा तो होगी। मैंने अपनी वॉल पे इनकी जनाजे की पिक्चर लगा दी थी और कुछ भी नहीं, बस मैंने वीडियो लगा दी थी। काफी सारे लोग थे और कोई कमेंट भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। अब उसको मेरे एक स्टूडेंट ने शेयर किया सिटी कैंपस के, उस वीडियो को मेरे वॉल से एक स्टूडेंट ने शेयर किया सिटी कैंपस के, और 4-5 दिन बाद उस स्टूडेंट ने स्टेटस लगाया कि यार फेसबुक ने मुझे ना 1 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया है और मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो सर उस्मान की सिर्फ एक पोस्ट शेयर की। तो मैंने उसकी पोस्ट पे कमेंट किया कि भाई तुम जोर जोर के बोल के सबको स्ट्रीम बता रहे हो, मतलब क्या है कि तुम्हें इन्होंने अगर ब्लॉक किया तो मुझे भी कर देंगे। तो मैं समझ रहा था शायद मुझे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे तकरीबन कोई, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पोस्ट कब लगाई थी, इंतकाल कब हुआ था, लेकिन 11 या 12 दिसंबर को मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि भाई आपकी ये पोस्ट जो है हमारी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, और ये है वो है, और अगर आपकी पोस्ट हटा दी गई है फेसबुक पे से, और आपको 1 महीने तक के लिए आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो, मुझे कौन सा एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। अच्छा, मैसेंजर का तो नहीं मुझे पता कि आप जो है 1 महीने तक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। मुझे लग रहा था एडवर्टाइजमेंट का मतलब है मैं कोई मार्केटिंग करूं। मैंने मैं बताता हूं आपको, फिर मैंने क्या किया, मैंने इनकी इसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके दोबारा फेसबुक पे पोस्ट कर दी, और मैंने कहा वाह फेसबुक वाह, नो कमेंट्स। मुश्किल से 2 से 3 मिनट बाद दोबारा से वो पोस्ट डिलीट हुई जो मैंने की थी, और दोबारा मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ गया कि आप मतलब ये क्या कर रहे हैं आप, बेसिकली 1 महीने के लिए ब्लॉक है आप। अच्छा भाई, ये सब कुछ सीन हो गया। अभी कुछ अर्से पहले मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं मुझे पोस्ट करते रहते हैं कि सर जॉब के लिए लगा देंगे, हमें बच्चे चाहिए और ये वो, तो मैंने पोस्ट की। अब वो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर उस जगह का ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था।
ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था, ईमेल एड्रेस, पूरी जॉब तो थी कि अर्जेंट हायरिंग एंड दिस दिस दिस, आखिर में लिखा हुआ था अप्लाई ऑन दिस ईमेल। अब मैं जैसे भी वो पोस्ट करूं तो ये पोस्ट ही ना हो, समझ में नहीं आ रहा कि पोस्ट होने की। वो बाद में फिर मैंने जब ईमेल एड्रेस हटा के किया तो वो पोस्ट हो गई। इसका मतलब है कि मैं ईमेल एड्रेस भी पोस्ट में नहीं लिख सकता, वो भी एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सेप्ट में आता है। तो ये पूरी स्टोरी सुनाने का मकसद क्या है, मैंने काफी सारे लोगों से पूछा, फिर उन सबके साथ ये हुआ था। सुनाने का मकसद क्या है कि प्रोएक्टिव डिटेक्शन में इन्होंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वो बंदा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उसकी पोस्ट रीड कर रहे हैं। जैसे फर्ज करें पाकिस्तान में तो हर दूसरा बंदा ही उसकी वॉल से लग रहा होता है कि वो अपने आप खुदकुशी करने वाला है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि फेसबुक लॉन्च अ प्रोएक्टिव डिटेक्शन फीचर्स दैट स्कैन पोस्ट टू डिटेक्ट पैटर्न दैट मे इंडिकेट अ यूजर मे बी कंसिडरिंग सेल्फ हार्म। कह रहे हैं कि अगर एक यूजर की पोस्ट से हमें लग रहा हो, उसके पैटर्न से हमें लग रहा हो पिछले 4-5 दिन के कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। देख रहे हैं कि इस तरह की कोई बातें उसकी चैट में आ रही हो, व्हाट्सएप पे वो बातें कर रहा हो, या फेसबुक पे अगर वो इस तरह की कोई चीजें लिख रहा हो तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। बाकायदा इसकी एक सक्सेस स्टोरी भी है, शायद अगर आप गूगल करें। ये देखें, फॉर एग्जांपल इन अ वीडियो शेयर्ड ऑन फेसबुक न्यूज रूम, शेरिफ जोसेफ आग्लीज in upstate New York explain how his department once received a phone call about a young woman that was threatening to himself। मतलब एक यंग वुमेन थी, हाँ वो मैंने कमेंट में लिख दी थी, बाद में पोस्ट शेयर कर दी थी, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा हो चुका है। तो अगेन इतना अच्छा सिस्टम नहीं है ये, क्योंकि इसका फेलियर तो हमारे सामने मौजूद है। आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड में जो मस्जिद में फायरिंग हुई थी, उस बंदे ने फेसबुक पे लाइव आके ही पूरा शेयर किया था ना, सारी वीडियो सबके पास मौजूद है। तो अगर ये इतना अच्छा सिस्टम होता तो उसने 20-25 मिनट जो फायरिंग की और सब कुछ हुआ तो कोई कंप्लेन नहीं गई, कोई पुलिस को नहीं बताया गया, ठीक है ना, ना वो वीडियो ब्लॉक हुई। तो इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, इसमें भी बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन ये चूंकि लिखा हुआ है तो मैंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये देखें, गूगल के सर्चेस जो है फुल डिक्शन प्रेडिक्टिव होते हैं, आपको पहले से बता रहा होता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है किससे हो रही है, एआई से हो रही है। गूगल का सर्च एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है कि वो बेस्ट मैच को उठा के लाता है और कॉमन मैच को उठा के लाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एआई, देखें प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, आप एक चीज सर्च करें उससे जैसी डिफरेंट चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम है। ये देखिए गूगल मैप, हमें पता है इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। उबर हो गया, फूड पांडा हो गया, करीम हो गया, एंड कोई भी चीज हो गया, आप रोजमर्रा की लाइफ में भी ये काम कर रहे हैं कि आप जो है कोई नई जगह पे जाते हैं तो मैप में देख लेते हैं। तो ये गूगल मैप भी क्या है, गूगल मैप भी आपकी एआई का ही पार्ट है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ बता रहा होता है। इसमें हम एक एल्गोरिथम भी पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पढ़ते तो बहुत सारे हैं लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम एक पढ़ते हैं, ए स्टार सर्च। तो वो हमें बता रहा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आने का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे कैलकुलेट हो सकता है। तो वो लग के फिर हमें शॉर्टेस्ट पाथ पता चल रहा होता है। जाहिर सी बात है, हर एल्गोरिथम की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई ये चीज होगी तो मैं काम करूंगा। तो वो हम देख लेंगे क्या होता है। देखिए राइड शेयरिंग एप्स आपको एस्टिमेटेड किराया बता रही होती है। अगर राइड शेयरिंग एप्स की बात करें, जो पूल्स होती हैं वो आपको एस्टिमेटेड किराया बता रही होती है कि भाई अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इतना एस्टिमेटेड किराया, इतना है, इतना है, ये चीज है, ठीक है। एक फिल्म आई थी 1969 में, उस फिल्म का नाम था 2001 स्पेस ऑडिसी। कब आई थी, 1969 में। सोचे कि 1969 में एक फिल्म आई थी जब चांद पे कदम रखा भी नहीं गया था, ठीक है। लोगों ने देख लिया है मूवी, ठीक है। तो इस फिल्म का नाम था 2001 A स्पेस ऑडिसी। आप ये मूवी देखें, ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मूवी देखें, और आप ये सोच के देखिएगा कि आप 1969 में बैठे हैं, आपके घर में लाइट प्रॉपर नहीं है, फैन नहीं है, एसी नहीं है, ठीक है, टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, आपके घर में मोटर नहीं, बहुत सारी चीजें। आप सपोज कर लीजिएगा कि 1969 में आप बैठे हुए हैं, और फिर आप ये मूवी देखें तो आपको ये लगेगा मूवी देख के कि ये फिक्शन मूवी है। फिक्शन मूवी का मतलब क्या होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, ये लिखा हुआ 2001 A स्पेस ऑडिसी, जस्ट फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें इसको। तो इसके अंदर ना एक करेक्टर था जिसका नाम था हॉल। हॉल बेसिकली एक स्पेस शिप का इंटेलिजेंट ब्रेन था, एक इंटेलिजेंट स्पेस शिप थी, उसका ब्रेन था हॉल, जो कि ये तमाम डिसीजन ले सकता था। कौन सा डिसीजन सर? वो डिसीजन ले सकता था, वो स्पीक कर सकता था
क्रू के साथ, अमले के साथ, जहाज का जो अमला है उसके साथ बातें कर सकता था। सी एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द क्रू। तो जो जहाज का अमला था उनके इमोशंस को देख सकता था, फील कर सकता था, समझ सकता था। नेविगेट द शिप ऑटोमेटिकली, शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था, ठीक है। जो भी बोर्ड प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको सॉल्व कर सकता था। मेक लाइफ एंड डेथ डिसीजन ले सकता था, ठीक है। डिस्प्ले इमोशन, मतलब बताने का मकसद क्या है, 1969 में वो एक फिक्शन मूवी थी। क्या अभी भी ये फिक्शन है? अगर एक चीज ऑटोमेटिकली चल रही है तो क्या ये फिक्शन है? डेफिनेटली हमारे लिए अब ये फिक्शन नहीं है। लेकिन सोचे कि आज से तकरीबन 50 साल पहले, तकरीबन 50 साल पहले ये एक फिक्शन मूवी, और सोचे 1969 में जो लोगों ने सोचा वो आज हो चुका है, हो रहा है। तो सोचा आज जो आप सोच रहे हैं वो 15-20 सालों में हो जाएगा, और ज्यादा टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है कि एआई की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत पुरानी है। अगर कोई सोच रहा है तो इसका मतलब है वो चीज बन भी सकती है। इंसान ने सोचा कि हवा में उड़ा जा सकता है, जहाज आपके सामने मौजूद है, ठीक है ना। इंसान ने सोचा कि रोबोट से ये काम करवाए जा सकते हैं, आपके पास ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर मौजूद है जो कि आपका रूम ऑटोमेटिकली साफ कर सकते हैं विदाउट योर असिस्टेंस, और साथ में आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचा सकते हैं। इंसान ने सोचा कि गाड़ियां चलेंगी बगैर ड्राइवर के, हो रहा है ऐसा। जब आपके किसी जमाने में, पुराने जमाने में 20-25 साल पहले आपके घर से कोई बाहर जाता था बाहर, तो आप क्या करते थे, उसको खत लिखते थे, लेटर्स जो होते, कोई जा रहा होता था पकड़ा जाए। फोन आता था हफ्ते में एक दफा, 2 हफ्ते में 2 दफा, कि यार पैसे ज्यादा लगते हैं। अब आप सोचें, आप लगता ही नहीं है कोई बाहर आपके घर का बंदा है। इवन के खासतौर पर मैं फीमेल्स की बात करूंगा कि शादी के बाद लगता ही नहीं है कि वो उनकी शादी हुई है, क्योंकि उनके पास वीडियो कॉल का ऑप्शन मौजूद है, कॉल्स के ऑप्शन मौजूद है। लग ही नहीं रहा होता कि हम लोग किसी जगह से दूर हैं। इनफैक्ट मैं इतनी दूर जाके जॉब कर रहा हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है उन 7-8 घंटे के मैं घर से दूर हूँ, तो मुझे जो कांटेक्ट करना है मैं फौरन कर सकता हूँ। ये सोचे आज से 10-12-15 साल पहले कितने मसले होते। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये टेक्नोलॉजी से आई हैं, और टेक्नोलॉजी में जो एडवांस चीजें आई हैं जिसमें सिस्टम आपकी हेल्प कर रहा है वो एआई से आई है। इज इट क्लियर? अब ये देखें, एक डेफिनेशन ये है कि a branch of computer science examines how we can achieve intelligent behavior through computation। हम कंप्यूटेशन के जरिए इंटेलिजेंट बिहेवियर को कैसे अचीव कर सकते हैं। हम जो है कंप्यूटर के जरिए इंटेलिजेंट बिहेवियर को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये है एआई, जो कि साइंस की एक फील्ड है। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। इन डेफिनेशंस का जो एक वो कहलाता है ना, एक एक नट शेल में बात करना, वो ये है जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 4 कैटेगरीज हैं: सोचना इंसानों की तरह, सोचना रैशनल, अब ये रैशनल क्या होता है अभी बता रहा हूँ, और आपका बिहेवियर या एक्टिंग जो है वो आपकी इंसानों की तरह या आपकी रैशनल एक्टिंग। अब हमें ना इन 4 चीजों के बारे में सोचना है, और फिर हमें आखिर में ये बात करनी है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है। हमें ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो इंसानों की तरह सोचे, हमें ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो इंसानों की तरह सोचे। सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन, सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमंस। भाई हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जो इंसानों की तरह सोचे। इंसान कैसे सोचता है, किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में कैसे सोचता है। मैंने आपसे पहले भी बात की है, ब्रेक से पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेटा मुझे रजनीकांत नहीं बनाना है। यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करूंगा, उसके परस्पेक्टिव से बात करूंगा। तो मैं जो 4-5-6 चीजें आपको बता रहा हूँ मैं उन्हीं से बात करूंगा। मतलब मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ऑटोनोमस कार बनानी है, तो सिर्फ आपने उसकी फिक्र करनी है। आपने ये फिक्र नहीं करनी कि क्रिकेट में 6 कैसे मारा जाता है, आपने उसकी फिक्र नहीं करनी कि एग्जाम कैसे क्लियर होता है। आपने अगर ऑटोनोमस कार बनानी है तो आप ये सोचें कि उस सिनेरियो में इंसान कैसे सोचता था। ऐसा मशीन बना दे, ऐसी मशीन बना दे जो इंसानों की तरह सोचे। बहुत सारी चीजें, या ये रास्ता ब्लॉक है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसके ऊपर गाड़ी चला देनी चाहिए या मुझे पीछे जाके दूसरी गली में जाना चाहिए। इंसान क्या सोचेगा, इंसान सोचेगा मैं पीछे जाऊं रिवर्स में और दूसरा कोई अल्टरनेटिव सोचूं। तो यही मशीन को सोचना चाहिए। रेड लाइट जल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, इंसान क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। तो मशीन को भी क्या करना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए। रोड खाली है, चलो यार मैं अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूँ क्योंकि रोड खाली है और लिखा हुआ भी है कि 60, तो मैं अपनी स्पीड को 60-70 पे ले आता हूँ। तो मशीन को भी यही करना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पहला पॉइंट कि सिस्टम ऐसा बनाना है जो इंसानों की तरह सोचे।
और डेफिनेटली जब आप इंसानों की तरह सोचेंगे तो आपको इंसानों की तरह एक्ट भी करना पड़ेगा। जब आप इंसानों की तरह सोचेंगे तो आपको इंसानों की तरह एक्ट भी करना पड़ेगा। मेरा ये पॉइंट समझ में आया सबके? कोई भी सवाल हो तो बेटा मुझे बताइए, क्योंकि अभी तो डिस्कशन चल रही है, क्लास इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो आप सवाल बिल्कुल पूछें, बीच में भी पूछ सकते हैं कि कोई मसला है कोई पॉइंट में, तो मैं जवाब दूंगा। मैं चैट फौरन देख रहा होता हूँ। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? जाहिर सी बात है, जब इंसानों की तरह सोचोगे तो इंसानों की तरह अमल भी करोगे। तो ये वाला पार्ट तो हमारा समझ में आ गया कि भाई थिंक लाइक ह्यूमन एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। बता रहा हूँ बेटा, अभी रैशनली पे आया नहीं ना मैं रैशनैलिटी पे आया नहीं हूँ, तो उस पर तो मैं आ रहा हूँ ना अभी। अभी तो मैं पहले पार्ट पे हूँ, वो तो बाद में आऊंगा मैं। ठीक है, तो इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह अमल करें। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं, अब ये रैशनल वाली बात समझाने के लिए मैं आपकी बात नहीं समझा गुफरान। आपकी बात नहीं समझा, मुझे 1 मिनट दे दें बस, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जितना मैंने समझाया है उस पर बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने अभी बताया नहीं ना उस पर मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो जब मैं बता दूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं जिस पर बात कर रहा हूँ वो मैं समझा देता हूँ आपको। अब मैं आपको रैशनल की बात बता रहा हूँ। देखिए देखिए, फर्ज करें भाई ये है कि एक ये चीज है, आपने पजल गेम खेला होगा बचपन में, अभी तक खेलते हैं लोग, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। तो एक पजल गेम है, जिस पजल में आपने बचपन में खेला होगा, पिक्चर्स होती हैं और पिक्चर्स में एक ब्लॉक खाली होता है, आपने डिफरेंट पजल्स को मूव करके वो पिक्चर ओरिजिनल वाली पिक्चर बनानी होती है। ऐसा ये शेर की पिक्चर बनी हुई है, कोई सीनरी बनी हुई है, कोई टॉय बना हुआ है, कोई एनिमल बना हुआ है। आप क्या करते हैं उसमें, आप फर्ज करें कि आपके पास ये है कि ये मैंने इसको 4 कह दिया, इसको मैंने कह दिया 7। अच्छा, इस पहले मुझे बनाने दे फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने कह दिया 3, इसको मैंने कह दिया 8, इसको मैंने कह दिया 1, इसको मैंने कह दिया 2, इसको मैंने कह दिया 5, इसको मैंने कह दिया 6। ठीक है, अब यही चीज जो है यहाँ बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये नंबर्स नहीं है बेसिकली, आप इनको नंबर कंसीडर नहीं कीजिएगा, आप इनको कंसीडर करें पजल के पीसेस, जिनको हम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि पजल के पीसेस हैं जिनको हम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि 1 नंबर का मतलब है इस जगह पे जो पीस आएगा ये नंबर नहीं है। तो यहाँ बोले सर सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लग जाएगा। सॉर्टिंग का एल्गोरिथम तो जब लगता है ना जब नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स नहीं है। ठीक है, ये नंबर्स नहीं है, ये पजल है। जैसे यहाँ पर कोई पेड़ है, यहाँ पर कोई बैकग्राउंड में कोई इमेज है, यहाँ पर कोई फेस है, यहाँ पर कुछ है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई? ये इमेज है, इमेज में मैंने नंबर असाइन किया। अब आप मुझे बताएं, अब आप अब आप लोगों से मुझे हेल्प चाहिए, मुझे बताएं कि आपने इस से ये बनाना है, बिल्कुल आपने इससे ये बनाना है, ए स्टार की तरह नहीं। सिर्फ आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रैशनल। मैं पूरी क्लास को ना एक जगह पे रख के चल रहा हूँ कि पूरी क्लास मेरे लिए न्यू है, किसी की कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। ठीक है, अदरवाइज ए स्टार वगैरह का वर्ड यूज करूंगा तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रैशनल जो है, रैशनल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताएं, आपके पास इस वक्त कितने ऑप्शन मौजूद है? ये ब्लैंक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये ब्लैंक है। मुझे बताएं कि आपके पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं टाइल्स को मूव करने के? 4 ऑप्शन मौजूद हैं। सब एग्री करते हैं इस बात से कि 4 टाइल्स मूव हो सकते हैं, कि ये 1 इधर जा सकता है, या 6 इधर जा सकता, सॉरी 2 इधर जा सकता है, या 8 इधर जा सकता है, या 7। ऐसा ही है, ऐसा ही है। 8 इधर जा सकता है, या तो 2 इधर जा सकता है, या 1 या 7। अब मुझे बताइए कि कितने लोग, आपको अगर मैं बारी दूं, आपको बोलूं ये टाइल से आप खेलें, तो आप किसे मूव करेंगे? क्योंकि आपको आंसर तो वो चाहिए। तो ये कह रहे हैं 1 को मूव करूंगा, फहद। कोई 2 को कह रहा है, कोई 1 को कह रहा है, 1 को कह रहे हैं। ठीक है, 2 भी कह रहे हैं, कोई 8 नहीं कह रहा, कोई 7 नहीं कह रहा। ठीक है,
आई डोंट नो क्या सोच के कह रहे हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ये आपकी इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया है, सही है। अब फर्स्ट करिए मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई वाई टू, कबीर लिख के बताइए कि टू आपने क्यों सोच के बोला, जो भी आपके दिमाग में ना वो बस लिख दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब आपके दिमाग में क्या चीज है जिसको देखते हुए आपने बोला सर टू होना चाहिए। बिल्कुल सही हो सकती है ये बात, लेकिन क्या रीजन क्या है? ओरिजिनल पजल इमेज को देख के, तो बाकियों के लिए ओरिजिनल पजल इमेज को नहीं देखा आपने? कबीर प्राइवेट में नहीं बताओ बेटा, पब्लिक में बताओ, हम सब यहाँ सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो हमें डिस्कशन करने में ना कोई वो नहीं होना चाहिए, हमारा जवाब गलत हो या सही हो, हमें इस पे फख्र महसूस करना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, बाकियों की तरह नहीं है कि चुप बैठे हैं। अच्छा आगे का ना सोचे ना, देखिए आगे का ना सोचे सर, तकी या इरम या जो भी लोग आंसर कर रहे हैं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं मशीन ये काम करे, ऐसा ही है ना? तो आपको तो नहीं पता आगे क्या होगा, तो आप मशीन के पर्सपेक्टिव से ये कह रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों ने जो आंसर दिया है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बोला टू इधर चले गया, कुछ लोगों ने वन बोला। अच्छा जब आप कोई काम करते हैं ना बेटा कंप्यूटर के अंदर, तो वो एक स्टैंडर्ड रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर आपकी तरह नहीं सोचता, वो रेन टाइम पे डिसीजन चेंज नहीं करता, वो एक एल्गोरिथम पे काम कर रहा होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? रिपीटेड एक्शंस, बार बार कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? एल्गोरिथम क्या होता है? जिसमें लूप चल रहा होता है, तो रिपीटेड एक्शंस होते हैं कि भाई ये काम कर लिया, दोबारा आगे जाओ, फिर दोबारा यही काम करना है। तो अगर आपने अब मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर आपने टू कुछ सोच के मूव किया है, तो वही सोच आपने दोबारा अप्लाई करनी है। जैसे टू यहाँ आ गया, फर्ज करिए मैं टू वालों को समझ रहा हूँ कि उन्होंने ये बारी चल ली, वन की बात नहीं कर रहा मैं, अब यहाँ आ गया क्वेश्चन मार्क, ऐसा ही है। अब आपके पास कितने ऑप्शन है? थ्री, टू और सिक्स, थ्री, टू और सिक्स, ऐसा ही है। ये सही है गलत की बात नहीं है अभी, ये गलत और सही की बात नहीं कर रहा मैं, फर्ज करें टू मूव कर दिया, अब आपके पास थ्री और सिक्स का ऑप्शन मौजूद है और टू का भी, ऐसा ही है, तीन ऑप्शन मौजूद है। लेकिन टू तो आप दोबारा मूव करेंगे नहीं, क्योंकि आपने अभी मूव किया था, ऐसा काम तो आप करते नहीं है ना जो आपने अभी कर लिया, अगर आपने किया ही था तो वो गलत। तो अब या थ्री या सिक्स में से कोई मूव होगा, तो वही चीज जो आपने टू के लिए सोची थी, वही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, वही चीज। और अब बताएं थ्री या सिक्स? बेटा चीज वही होनी चाहिए, हाँ चीज वही होनी चाहिए जो आपके दिमाग में पहले थी। समझे मेरी बात? मेरी बात समझ गए? तो जहां जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना बेटा, देखो मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस जाता हूँ, ये देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, 7 8 2 1। अब हर किसी के परफॉर्म करने के बाद ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, हर किसी के परफॉर्म करने के बाद हमें ये देखना है कि इन चारों में से वो कौन सा स्टेप है। क्या मुझे ये बता सकता है स्टूडेंट? सभी बता सकते हैं? क्या एक स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा? क्या एक स्टेप परफॉर्म करके मेरा आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब है, अगर मैं आज अपनी पहली क्लास में हूं और सर क्विज लेते हैं, तो क्या क्विज देने के बाद मेरा ग्रेड असाइन हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन मैं वो काम करूंगा जिससे मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होगी। क्या होगी? मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होगी। तो हर स्टेप में मैं वो इस काम करता हूं जिससे मेरी परफॉर्मेंस क्या हो रही होती है? मैक्सिमाइज। क्या हो रही होती है? मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही होती है। तो अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये कहलाती है एट टाइल पजल प्रॉब्लम। क्या कहलाती है? एट टाइल पजल प्रॉब्लम। मैं भी आपको ये नहीं बता रहा कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन टू, सेवन, एट और वन में से मुझे वो चीज यहां पर मूव करनी पड़ेगी जिससे मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही हो। अब परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होने का क्राइटेरिया हम बाद में सेट करेंगे। अगर मैं अपने घर जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, तो मैं वही रूट चूज करता हूँ ना जिससे मैं अपने घर जल्दी पहुंच सकूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी से कोरंगी क्रॉसिंग पहुंच गया तो घर पहुंच गया, लेकिन मैं डिसीजन लेता हूँ कि पहले यार मुझे कोरंगी क्रॉसिंग पहुंचना है। ऐसा ही है ना। अब मैं कोरंगी क्रॉसिंग पहुंचा, वो जो पंप है वहां पर,
वहां पहुंचा, अब मैंने सोचा था कि मैं इधर से जाऊंगा कॉजवे से, लेकिन वो रास्ता बंद है। तो देखिए जो चीज आपने सोची थी वो तो नहीं हो रही, तो आप स्टेप बाय स्टेप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। ये बात समझ में आई? आप स्टेप बाय स्टेप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। कैसे करते हैं कि आप हर वो स्टेप चूज करते हैं जिससे आपकी आप शुरू में जो चूज आप अपने शुरू में जो दिमाग में बिठा लेते हैं ना, वो नहीं काम करते। आप स्टेप बाय स्टेप हर वो स्टेप को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही होती है, इंप्रूव हो रही होती है। तो सबसे पहले मैंने फर्ज कर लें, मैं स्टूडेंट की बात मान लेता हूँ, ऑल दो के मुझे नहीं पता, मैं कैलकुलेशन करूंगा उसके बाद बता सकता हूँ कि कौन सा बेहतर है, लेकिन फर्ज करिए मैं स्टूडेंट की बात मान लेता हूँ कि 1 जो है वो इधर चला गया। अब 6 और 5 में से कौन सा जाना चाहिए, मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा, मैं देखूंगा 5 मूव करने से मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा हो रही है या 6 मूव करने से मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा हो रही है, तो मैं उसे मूव करूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई फॉर्मूले के तहत काम कर रहा होता हूँ, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। मेरी जिंदगी का मकसद 8 टाइल पजल को सॉल्व करना नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद, मेरे कोर्स का मकसद ये है कि 8 टाइल पजल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मैं प्रैक्टिकल लाइफ को अपने दिमाग में रखूं और सोचूं कि इस तरह की चीज जब मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूं तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं उसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये जो क्लास में एग्जाम्पल बताई जाती है या बुक में मौजूद है, ये कहलाती है टॉय प्रॉब्लम, कि जिनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम नहीं होता, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को समझते हुए हम प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। फिर आती है रियल लाइफ प्रॉब्लम। अगर मैं आपको 8 टाइल पजल प्रॉब्लम ही पढ़ाने बैठा हूँ एआई में, तो वो क्यों बैठा हूँ? मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आराम से समझ में आ जाती हैं। हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो वो फिर हम वहां कर सकते हैं। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम अलग होती है, टॉय प्रॉब्लम अलग होती है। टॉय प्रॉब्लम को समझ के हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्लास के अंदर नहीं कर सकते, क्लास के एनवायरमेंट में नहीं कर सकते। मैं आपको वैक्यूम क्लीनर नहीं बनवा सकता क्लास में, लेकिन मैं आपको वैक्यूम क्लीनर के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ और उसको टॉय प्रॉब्लम पे मैप करके समझा सकता हूँ। तो मेरी बात समझ में आ गई है आप सबके? ये कोर्स में ही है, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा। टॉय प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ कोर्स। तो मैं कुछ गेम्स आपको बताऊंगा, उन गेम्स पे आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। अभी हम बहुत सारी बात करेंगे, अभी तो हमने कोर्स शुरू किया है और कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप इंटरेस्ट लें तो। अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो फिर कहाँ से इंटरेस्टिंग है? ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि भाई आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं। हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ, कोर्स निकल जाता है, अच्छे से निकालना है या जस्ट बस निकालना है। अच्छा ये 1 मिनट रहता है तो आप लोग 2-3 मिनट बाद जरा मीटिंग ज्वाइन कर लें, मैं जब तक ये मीटिंग कन्वर्ट करके अटेंडेंस जनरेट कर लेता हूँ।